Okay, so let's start the class. See, in last class we had a discussion regarding internal energy. मैंने बात करी थी कुछ, और ये लास्ट क्लास से इसलिए मैंने रिलेट किया था क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि देख केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, है ना, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और तुम्हें फील भी नहीं होगा कि हमने कोई नया चैप्टर शुरू किया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, बट आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर ओनली। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बातें करी थी उसको मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में भी। और पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, फिर उसका हम रिवीजन पर आएंगे। See, we have to discuss about the thermodynamics, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि इसका नाम है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देयर वर समथिंग काइनेटिक मींस व्हाट, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो मोशन में थे, ठीक है। और उनके मोशन को हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया कि हाउ द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने ये बात भी करी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट तो है ही है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी है वो तीन टाइप की एनर्जीज का कॉम्बिनेशन हो सकती है। द पॉसिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट। व्हाई? देयर इज बिकॉज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ना होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यस, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशनल एनर्जी विल बी कंसीडर्ड एट अ वेरी हायर टेम्परेचर। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो किसी भी सिस्टम का, सर व्हाट इज सिस्टम, मैं इस पर भी बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन सिस्टम का मतलब अगर अभी थोड़े से जानकारी रखें तो हमारे पास जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स को कंबाइंडली मैं क्या बोल सकता हूं, एक सिस्टम बोल सकता हूं। इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन 3/2 kBT। अगर मैं इस टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी 3/2 kBT, टेम्परेचर डिपेंडेंट था, kB इज Boltzmann constant, then this kinetic energy is total kinetic energy per molecule, है ना। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर जानते हैं क्या कि 1/2 kBT अगर मैं बोल दूं, सर 1/2 kBT क्या था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग 1/2 kBT इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी किसी एक मॉलिक्यूल की, दैट विल बी 1/2 kBT के बराबर। तो मैंने कहा अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F होने के साथ साथ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, kBT पर मॉलिक्यूल। अगर F से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहां पर 3 कैसे आया, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3, डायटोमिक का 5, और ट्राई या पॉलीएटॉमिक का 6 और 7। इन जनरल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 6। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, F का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 1 F इंटू 1/2 kBT हो गया। अगर इसी केस में मैं कह दूं कि सर 1 मोल, अगर गैस कितना हो जाए 1 मोल, तो फॉर 1 मोल गैस व्हाट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी, यू विल से सर F/2 RT। इज दिस ओके? आर कहां से ले आया मैं यार, 1 मोल के बाद केबीटी, तो अगर यहां पर Na का मल्टीप्लाई कर दूं तो Na इंटू केबी क्या हो जाएगा, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन केस वी हैव n नंबर ऑफ मोल्स। हाउ मेनी मोल्स आर देयर, n मोल्स। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स है तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, F/2 RT। तो n नंबर ऑफ मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, n F RT/2। दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। बोलो यार, ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी। ये चीजें याद रखने की जरूरत है, इसको अगर आप याद रखोगे तो आगे
मैं काफी कुछ चीजों में ये चीज हेल्प होगी। तो आपको लॉ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की अकॉर्डिंग ये चीज आपको याद रखना है। और नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ F/2 RT। ठीक है, ओके। अब देखो हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है आज, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखो टॉपिक्स को डिवाइड किया जाए तो टॉपिक को देखते हैं कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स हैं पहले, फिर आगे हम बढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सर व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। दूसरी बात, व्हाट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हम बात करेंगे क्या, थर्ड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, Cp and Cv, that is called specific heat कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिफ्थ, इंटरनल एनर्जी वर्क डन एंड हीट। ये क्या चीजें होती है इसके बारे में बात करेंगे। सिक्स्थ, थर्मो डायनामिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में ए, बी, सी, डी और ई कौन कौन से होते हैं बेटा देखो। पहला, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और एक स्पेशल मैं बोल देता हूं साइक्लिक। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेसेस दैट वी विल डिस्कस। बट ये मत कहना सर इसका नाम अगर आपने पहले ले लिया तो आपने गुनाह कर दिया, ऐसा नहीं है बेटा, मैंने आपको बता रखा है। तो इनकेस अगर इसको पढ़ाते टाइम मैं कभी इन टर्म्स का यूज करूं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आइसोबैरिक का मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबेटिक और साइक्लिक, रिवर्स, उसी प्रोसेस को वापस रिपीट किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्रोसेसेस के बारे में बात हो गई कि सर देयर आर 5 प्रोसेसेस दैट वी हैव टू डिस्कस। नाउ इन ऑल द प्रोसेस, इन ऑल दीज प्रोसेसेस व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस दिस। सर व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज हीट। इन सारे प्रोसेस में इसका फंडा कैसे अप्लाई किया जाएगा ये चीजें हम आपको पढ़ना पड़ेगा। सर तो ये कहलाता क्या है, इस फंडे को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस। एंड इसी का पूरा पूरा ये एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये चीजें जो अगर आप पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर और मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, पार्ट 2 जिसे आप कह सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, हीट इंजन, हीट पंप, कार्नोट इंजन, दैट इज इट। तो आपको क्या पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, हीट इंजन के बारे में पढ़ना है, हीट पंप के बारे में पढ़ना है और कार्नोट साइकिल के बारे में, कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ना है, दैट इज। ठीक है, तो इतनी ही चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है जिसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें आप जानते हो, जैसे इंटरनल एनर्जी दैट यू ऑलरेडी नो। सर वर्क डन लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सीपी एंड सीवी, सी का नाम जानते हो, स्पेसिफिक हीट, यू ऑलरेडी नो द डेफिनेशन। ओके सर, जीरोथ लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। थर्मल,
सर थर्मल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इक्विलिब्रियम जानते हो तुम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? समथिंग इज कांस्टेंट और समथिंग इज stable, or we can say something is same for two different processes. Okay, so we'll discuss about this also. And what is system and surrounding? Let's start from this point. Okay, तो ये आसान चीजें हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे। पार्ट 1 and पार्ट 2 मेजर पोर्शन we will try to cover today और remaining we'll discuss tomorrow. ये क्या है? हाँ, इसी का प्रोसेस है। मैंने क्या बोला? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? लिखना चाहो तो लिख लो यार अपनी तसल्ली के लिए। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये कोई नया लॉ है क्या? नहीं बेटा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, बस थोड़े अलग टाइप से। हाँ बेटा, ऑनलाइन तुम लोगों को वीडियो लैग तो नहीं हो रही है? ठीक है, ओके ओके। क्या? देखो, जस्ट फॉरगेट केमिस्ट्री राइट नाउ, है ना? जस्ट थिंक अबाउट दिस ओनली। व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज अगर तुम्हें यहाँ कुछ गलत लगे, अननेचुरल लगे, तो मुझे कहना है। केमिस्ट्री में भले अननेचुरल लग सकता है, यहाँ अननेचुरल नहीं लगेगा। मतलब क्या है? जैसे वर्क डन, मैंने कहा यार वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? तुमने कहा सर इफ यू अप्लाई फोर्स देयर विल बी अ वर्क डन। इफ आई से सर आई एम पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आई एम अप्लाइंग? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? You will say in forward direction. When the force and displacement both are in same direction, what kind of work done is this? Positive. तो यार हम अगर ऐसा बात कर रहे हैं कि सर ऐसा वाला वर्क डन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बस इतनी सी बात है। सब कुछ सेम होता है बेटा, वर्क डन भी सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं बताऊंगा कहाँ आता है। बट बिना पढ़ाए नहीं बताऊंगा, पहले मैं कंप्लीट कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। देखो यहाँ पर सोचना, अभी अपने दिमाग से बिल्कुल केमिस्ट्री वाली चीजें बिल्कुल निकाल दो यार। फिजिक्स में जो चीजें पढ़ रहे हो वो पढ़ना, और फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, सो वी आर डिस्कसिंग द नेचुरल फिनोमिनन। ओके, सो जस्ट नोट हो गया ये? अब अगर सीपी सीवी का रिलेशन है ना, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वो आपसे डेराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद सर आइसोबेरिक और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में किसका स्लोप ज्यादा होता है? एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है जो डेरिवेशन के लिए आता है। तो दैट व्हेन आई विल टीच यू दिस टॉपिक्स, तो आपको वहां पर नोट में लिखवाऊंगा सर ये वाला डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन इन दीज टू प्रोसेस? दैट आई विल डेफिनेटली लेट यू डेराइव की यार कैसे इसे डेराइव करते हैं। तो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन आज कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। जितने कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे वही उसी का एप्लीकेशन आगे पढ़ने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर 1, सर व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग? सिस्टम और सराउंडिंग को समझते समझते एक चीज और हमें समझनी है सिस्टम सराउंडिंग के साथ साथ, कि सर किस टाइप के वॉल्स होते हैं और इसके क्या वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं कि मान लो आपके पास क्या है, देखो इस तरीके से, सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, यू हैव दिस कंटेनर, लेट्स सपोज, और इस कंटेनर में क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स है किसके? गैस मॉलिक्यूल्स है। और जनरली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? आइडियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आइडियल गैस विच इज इनसाइड द कंटेनर। हम लोग अगर बात करें क्या कि यहां पर इस गैस के कौन कौन से वेरिएबल्स इससे एसोसिएटेड होंगे, तो आपको पता है सर इसका कुछ अपना प्रेशर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका अपना वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर होगा। जनरली हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स होंगे। बट इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और बात करी, सर नंबर ऑफ मोल दैट शुड बी देयर। दे आर जनरली कॉल्ड द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पीवी पीवी एंड टी एंड ये एन इज द नंबर ऑफ मोल, यहां पर हो गया।
तो ये इससे एसोसिएटेड ये सारे वेरिएबल्स आपके सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो इसे क्या बोलूंगा सर, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। अब जब हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं इसके आसपास के सराउंडिंग से इंटरैक्ट करेगा। हाउ विल इट इंटरैक्ट? तो इट विल इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स बाउंड्री, दीज आर द बाउंड्रीज। तो ये अपने बाउंड्रीज के साथ क्या करेगा, जिस भी सरफेस या सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये जो वॉल होगी इसे हम कह सकते हैं बाउंड्री। सर ये जो बाउंड्री है दिस कुड बी ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा? पहला सर इट कुड बी एडियाबेटिक, ये कैसा हो सकता है बेटा, एडियाबेटिक। और दूसरा क्या हो सकता है, डायाथर्मिक। सर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? जब मैं एडियाबेटिक वॉल्स की बात करूंगा या एडियाबेटिक्स की बात करूंगा, यहां पर जो ये बाउंड्री इसकी है, इट मींस व्हाट, दिस बाउंड्री विल नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट, सॉरी द चेंज इन हीट और एक्सचेंज इन हीट इज जीरो। मतलब यहां पर आपने कोई हीट ना दे पाओगे और ना ही कोई हीट आप यहां से ले पाओगे। तो यहां पर डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल। This is the adiabatic wall. But in case if it is a diathermic wall, okay, so diathermic wall अगर हो गया, so there is a proper exchange of heat, proper exchange of heat with the surrounding, ठीक है। Means what? In this case delta Q cannot be equal to zero, है ना। अच्छा, अब ऐसे केस में यहां पर हमने कह दिया क्या सर, दिस इज देयर इज प्रॉपर एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज, ओके। सब अगर हीट का एक्सचेंज होगा, ध्यान से समझना, यहां पर हीट अगर एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि हीट आप इसे अगर प्रोवाइड कर रहे हो या हीट सिस्टम से आप विदड्रॉ कर रहे हो, इन बोथ द केसेस अगर आप इसे हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, so there is a possibility to increase the pressure also, the volume that is going to be constant here, है ना। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। बट अगर इसके पास, है ना, ये वॉल को या बाउंड्री को एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी हो तो वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी चेंज, वॉल्यूम भी क्या किया जा सकता है, चेंज हो सकता है। और नंबर ऑफ मोल यहां पर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर लिया, बट ये भी चेंज हो सकता है अगर ये सराउंडिंग के साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर ले। Means what? These are the variables that may be changed on changing or on providing the heat to the system. Okay? तो ऐसे केस में हीट का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो वॉल है ये पूरी तरीके से क्या हो जाए बेटा, एडियाबेटिक वॉल हो जाए, इफ दिस इज एन एडियाबेटिक वॉल, तो क्या होगा, इन केस जो वॉल है दैट विल बिकम एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब यहां होगा क्या, जैसा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सर व्हाट इज द ऑपोजिट थिंग? ऑपोजिट ये हो जाएगा भाई कि जब यहां पर हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा, दीज आर द मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां पर कोई एक्सचेंज हीट का नहीं हो रहा है, नो एक्सचेंज, it has some pressure, volume, temperature and number of moles, they all are going to be constant, ठीक है। तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, सबके सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ऐसे कंडीशन में इस सिस्टम को क्या बोल सकते हो तुम, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो। एंड दिस आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन ऑल द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, नहीं बोल पा रहा हूं आज पता नहीं क्यों, है ना। तो सभी मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है, सभी पीवी और टी कांस्टेंट है ना। ऐसी कंडीशन में जब सारे के सारे यहां वेरिएबल्स क्या है आपके, वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे आप क्या बोलोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किसका थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, ऑफ द सिस्टम। मींस व्हाट,
all these variables are in this particular case constant, it means what? The whole system is now in thermal equilibrium condition, means कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? Something should be constant for equilibrium. So this system is called in thermal equilibrium. Okay, ये बात क्लियर हुई थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी. नाउ जनरली क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो इवन बहुत सारे टीचर्स भी यही जवाब आपको देंगे. क्या? इवन ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है, बट उसमें आप डीप में जाके पढ़ोगे तब आपको ये चीज मिलेगी. लेकिन अगर आप सोचो जनरली थर्मल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या बनता है, लोग क्या कहेंगे, सर थर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर. और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कांस्टेंट. तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है. Yes, that is also true, but not for one isolated system. In one isolated system, when all the values are constant, then only you can say, sir, this is in thermal equilibrium. But what if we have this particular example? What is this, sir? See, चलो कोई बात नहीं. अब देखो यहां पर ये जो बाउंड्री है आपको, मैं अभी किस कलर से कर दूं? ग्रीन से कर देता हूं. दिस बाउंड्री, इसको हम लोगों ने कैसा मान लिया बेटा? एडियाबेटिक. सर एडियाबेटिक का मतलब क्या हुआ? बोलो यार सब लोग. No transfer of heat or no exchange of heat means this is what? Adiabatic wall. So this adiabatic wall is not allowing the whole system with surrounding. इसको कांटेक्ट नहीं करने दे रहा है. लेकिन मैंने जो है यहां वाला ये वाला जो वॉल है, दिस वॉल, ठीक है, दिस होल, इसको मैंने कैसा बना दिया बेटा? इसको मैंने बना दिया डायाथर्मिक. ये कैसा हो गया बेटा? डायाथर्मिक. दिस इज व्हाट? डायाथर्मिक. ओके. एंड ये वाला कौन सा हो गया? एडियाबैटिक. And we have two different gases. Sir, one is A. This is gas A. और इसके P1, V1 और T1 ले लिया. All the variables P1, V1, T1. And this is another gas. Let's suppose. दिख रहा है यार गैस मॉलिक्यूल? नहीं दिख रहा है. चलो let's suppose these are the gases. ठीक. That is P2, V2 and T2. This gas name is B. ठीक है. And also I'm going to take one assumption. So let's suppose T1 is greater than T2. अब जरा इसके बारे में सोचना. नेचुरली सोचो क्या हो सकता है. सर दिस इज वन गैस हैविंग इट्स टेम्परेचर T1 and this is another gas having temperature T2. And we are taking T1 is at higher temperature than T2, and also this whole wall is actually diathermic. Means what? It is allowing transfer of heat or exchange of heat in between them, है ना? तो कौन हाई टेम्परेचर पर है? ए. लोअर पर कौन है? बी. हीट कौन किसको देने वाला है भाई? ए टू बी. मतलब हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी. तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा बेटा? ए से बी की तरफ हो जाएगा. सो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. लीव देम फॉर अ सफिशिएंट टाइम. आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है, कि भाई हो जा, तुझे एक्सचेंज जितना होना है. तो एक्सचेंज होने के बाद फाइनली क्या होगा? फाइनली what you will find? Sir, pressure, इसका जो P1 है that will become change P1 dash, V1 dash, T1. एंड दूसरे B के साथ क्या होगा बेटा? P2 dash, V2 dash, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा. So the heat will exchange till the temperature of both gas system will not become equal. दोनों का जो टेम्परेचर है जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक हीट का एक्सचेंज होता रहेगा आपका. ठीक है. और जब ये दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा? ऐसे कंडीशन में जब दोनों का टेम्परेचर हो गया क्या? बराबर, तो आप कह सकते हो क्या? सिस्टम A is
in thermal equilibrium with B। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट बट फॉर टू सिस्टम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ वन सिस्टम? ऑल द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और पैरामीटर शुड बी कांस्टेंट। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। हाँ जी, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी? P1 V1 P2 V2। सर हो सकता है ये जो है इसको मैं मूवेबल बना दूं, हो सकता है मैं इसको फिक्स रखूं, सो दैट इज ऑल डिफरेंट पार्ट, है ना। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो यार वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो बात खाली तो बन सकती है ना। बट आई एम टेलिंग यू कि सर यहां पर कांस्टेंट क्या हो गया? टेम्परेचर। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो दे विल बी रिमेन अनचेंज्ड। P1 को P1 ही रख सकते हो, V1 को V1 ही रख सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सर P1 V1 और यहाँ T रख लो, कोई दिक्कत नहीं। P2 V2 और T रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों अनचेंज तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट टेम्परेचर, क्योंकि एक्सचेंज किस चीज का हुआ? हीट का। बट मे बी दे आर नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सर अब समझ में नहीं आ रहा मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? The net force acting on any body should be zero। सर क्या ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? सर मतलब ये बेटा कि अगर मैं कहूं कि ये वाला जो गैस है इसका प्रेशर ज्यादा है, तो इट विल अप्लाई मोर फोर्स टुवर्ड्स दिस, while this will apply a less force towards this। तो नेट फोर्स जीरो है क्या यहाँ पर? नो सर, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, दैट्स व्हाई P1 P2 इज नॉट इक्वल, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर मैं इसको मूवेबल बना दूं, सो अगर इसको मूवेबल बना दूं तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये पिस्टन वहां जाके रुकेगा जहां पर ये थर्मल और साथ ही साथ मैकेनिकल दोनों इक्विलिब्रियम में हो। वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। हाँ हाँ, तब वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि यार देखो जिधर की तरफ प्रेशर ज्यादा है दैट विल शिफ्ट द पिस्टन। अभी पिस्टन पर नहीं आ रहा है फिलहाल। थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी समझना, बात समझ में आ गई। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? तो बेसिकली हम लोगों ने क्या बात किया यार कि देखो कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग क्या चीज है? सिस्टम क्या है? जिसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, जिसको आप फोकस ऑफ द पॉइंट, सेंटर ऑफ द पॉइंट रखने वाले हो कि यार इसी के बारे में सारी कहानियां बतानी है। किसके बारे में बतानी है? गैस विच इज टेकन वी हैव इन कंटेनर। एंड अगर इसके बारे में सारी कहानियां बताई तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। इसके अलावा बाहर की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग कहलाएंगी। द वॉल और द बाउंड्री which is going to the wall which is going to contact with surrounding, that is called boundary of the system. The boundary of the system could be two types, it could be adiabatic or diathermic। adiabatic का मतलब क्या? नो हीट एक्सचेंज। डायथर्मिक, प्रॉपर हीट एक्सचेंज। ओके, अच्छा अब देखो सिस्टम की बात बताएं तो यहां पर ये जो सिस्टम है ये हमने जनरल एक सिस्टम ले लिया। अभी आने वाले टाइम में तुम्हें सिस्टम बताऊंगा क्या जो कि मूव भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम, है ना। और उसी के बारे में पूरे थर्मोडायनेमिक्स में बात होगी। मतलब क्या सर? मतलब ये बेटा कि मान लो आपके पास यहां पर क्या है, एक कंटेनर है ऐसा, एंड दिस कंटेनर हैज वन पिस्टन। सर दिस पिस्टन इज व्हाट? मूवेबल। मैंने एक बार इसका एग्जांपल भी लिया था। सर दिस इज व्हाट? मूवेबल पिस्टन एंड वी हैव लॉट्स ऑफ गैसेस इनसाइड दिस। तो यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं। और सर ये वाला जो वॉल है ना, ये दिस इज व्हाट? डायाथर्मिक। दिस इज व्हाट? डायाथर्मिक। बाकी सब के सब क्या है? एडियाबेटिक। तो अब यहां से अगर आप हीट एक्स दोगे तो भाई साहब ये हीट लेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये डायाथर्मिक है। सो दिस विल अलाउ टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। और जब हीट इसे दोगे तो बाकी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या सर? इसका प्रेशर बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। वो सारी बातें आगे मैं करने वाला हूं। ओके, सी, so this is basically what is system, what is surrounding, what is called thermal equilibrium। and thermal equilibrium में दो बातें क्या कि सर if A and B are in thermal equilibrium then we can say temperature of A is equal to temperature of B। when two systems are in thermal equilibrium the temperature of both system must be equal। when one system is itself in thermal equilibrium it means what? It's all parameters like pressure, volume, temperature and number of moles should be constant। बेटा जिनको नींद आ रही है कृपया आप लोग खड़े हो जाएं। तुम्हें नींद आ रही है, बहुत अच्छी वाली, तुम्हें भी नींद आ रही है, खड़े हो। अरे तुमसे बोल रहा हूँ हीरो,
तुमसे, हाँ। अरे आ रही है बेटा, खड़े हो जाओ, 2 मिनट में गायब हो जाएगी, उठ जाओ उठ जाओ। अच्छा, हाँ तुम्हें भी सो तुम लोग अभी बताऊंगा, डंडी रखी है ना, हाँ अचानक से तुम्हें शॉक मिलेगा। सी, तो 2 बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, समझ आई बात। नाउ थर्ड, जीरोथ लॉ, है ना। हाँ, जीरो के बाद टीएच लगा दिया। अब देखो यार एक चीज, जीरोथ लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, तू मेरा दोस्त, तू उसका दोस्त, तो वो मेरा दोस्त, ट्रायंगल, है ना, दोस्ती वाला ट्रायंगल, नॉट लव ट्रायंगल, क्योंकि तू मेरा दोस्त और तू उसका दोस्त, तो वो मेरा दुश्मन, उल्टा हो जाता है, नहीं समझे। अरे वाह, कितने समझदार है यार तुम। चल यार देख, सिंपल सी बात है, क्या मेरे पास एक सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है क्या बी, और तीसरा सिस्टम है क्या सी, है ना। मैंने कहा ए और बी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, किसमें भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ओके। नाउ बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, वो भी सेपरेटली, तो यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, सो वी कैन ऑटोमेटिकली से कि सर ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं क्या बी एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो यार बात समझ में आ रही है। तो क्या बोलेंगे कि सर इफ टू सिस्टम्स आर इन equilibrium with a third system separately, then these two will also be in thermal equilibrium with each other। मतलब भाई अगर कोई दो सिस्टम है ना, जैसे कौन कौन हो गया बेटा, बी और सी, किसी एक सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, सो दे विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, सिंपल है। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। तुमने कहा सर ये क्या नई बात बता दी, जीरोथ लॉ। सर ये जो आपने बताया ये मुझे दिखेगा कैसे मेरे एनसीईआरटी में, कैसे दिखेगा, तो बेटा देख ऐसा बना होगा, तेरे पास ऐसा डायग्राम बना होगा, why I am drawing this diagram, I'll explain। See, आपके पास यहां पर है, मैंने कहा कि देयर आर थ्री सिस्टम्स ए बी एंड सी, ठीक है, और मैंने कहा ए is in equilibrium with C and B is in equilibrium with C, then there are three walls, one which is this, तो इस वॉल का जो नेचर है वो कैसा है, एडियाबेटिक या डायथर्मिक, तो ये कैसा होना चाहिए बेटा, एडियाबेटिक, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपसे या ना भी पूछा जाए तभी आपको पता होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, एडियाबेटिक। सर ये वाला जो वॉल है ये कैसा होना चाहिए, हाँ जी डायथर्मिक, और ये वाला कैसा होना चाहिए, एडियाबेटिक, बढ़िया, चलो मान लिया तुम्हारी बात। सर अगर ये वाला वॉल जो है यहाँ पर ए और बी को कनेक्ट करने वाला वॉल अगर डायाथर्मिक है, तो ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो ए का टेम्परेचर बी के बराबर होना चाहिए, बढ़िया। और सर ये जो एडियाबेटिक है मींस व्हाट, यू हैव आइसोलेटेड द सिस्टम सी, आपने सी को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, मतलब ए कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम विद सी और बी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम विद सी। इज इट ट्रू, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने क्या लिखा, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी और बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, तो ए को भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको इसके साथ इक्विलिब्रियम में रखना है, और इसको अगर मैं क्या कर दूं, एडियाबेटिक कर दूं, है ना। अर्लियर जो भी उसने बोला था वो क्या बोला सर, इसको डायाथर्मिक इसको एडियाबेटिक, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे केस के लिए जो आपको यहां पर मैंने बताया
ये वाला क्या होना चाहिए बेटा, एडियाबेटिक, ये भी एडियाबेटिक। और अगर ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, डायाथर्मिक, ठीक है, तो दिस डायाथर्मिक विल से कि सर A is in equilibrium with C, B is in equilibrium with C also, and hence A and B will also be in equilibrium with each other। ठीक, ये बात समझने की है। सवाल कैसा बन सकता है, देख सवाल ऐसा बन गया, सिंपल सवाल है, लगा ले जाओगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू। ठीक, देयर आर 4 walls, दिस इज एडियाबेटिक, दिस इज डायाथर्मिक, दिस इज एडियाबेटिक और दिस इज डायाथर्मिक। ठीक है, A B C D, दिस इज D। ठीक है, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, और चलो पूछ ही लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, A B C and D, टेम्परेचर ऑफ A is equal to टेम्परेचर ऑफ B, टेम्परेचर ऑफ B is equal to टेम्परेचर ऑफ D, टेम्परेचर ऑफ C is equal to टेम्परेचर ऑफ D, टेम्परेचर ऑफ B is equal to टेम्परेचर ऑफ A। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सी और डी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, क्या सबको समझ आ रहा है, सी और डी सिंपल है, इसी सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाएगा, सर ये जरा देखिए, क्या सर ये जो है यहां से यहां तक वाला पोर्शन, दिस पोर्शन ओनली अप टिल दिस पोर्शन, दिस इज एडियाबेटिक, ठीक है, दिस इज डायाथर्मिक, दिस इज डायाथर्मिक और दिस इज ऑल्सो डायाथर्मिक, ए बी सी और डी। ठीक है, हाँ वो तो एडियाबेटिक है ही। ठीक, if the temperature of A is 20 degrees Celsius after reaching the equilibrium, so what is the temperature of B, 20 degrees, what is the temperature of C, 20 degrees, temperature of D 20 degrees, 20 का जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, जो इनिशियल होगा इनिशियल 50 डिग्री था, हाँ तो सर 20 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है भैया, डायाथर्मिक, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, और ये भी तो इसके साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ऑल्दो दे आर सेपरेटेड बाय द डायाथर्मिक एडियाबेटिक वॉल। समझ आई बात, हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, इफ द टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड और सेपरेटेड बाय each other with a diathermic wall, after some time they will become in equilibrium, that is thermal equilibrium, and in thermal equilibrium you can say that temperature is going to be constant. Done. Third law of first law of thermodynamics is also done. Now we are moving to the next part. What, sir, हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर किसके बारे में, सीपी और सीवी के बारे में। तो देखो यार, यहाँ पर कुछ चीजें मैं रटने के लिए बोलूंगा, प्लीज रट लेना, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, और रटना वाला ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं बोल रहा, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो सीपी सीवी को समझाने के बाद कुछ चीजें मैं रटने के लिए बोलूंगा, प्लीज मुझे रटना, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में उसको यूज करूंगा और डेराइव भी कराऊंगा, डोंट वरी, बट थोड़ी देर के लिए रटवाऊंगा, तो समझना। सी, नाउ वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity. Who will tell me the definition of specific heat capacity? किसी भी ऑब्जेक्ट का कि 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट। अच्छा चलो वो भी छोड़ो, आप सभी लोगों को ये पता होगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्या ये बात सभी लोगों को पता है, याद है? अच्छा इसको मैं डेल्टा स्मॉल टी को कैपिटल टी लिखूं तब भी चलेगा ना यार, बोल कोई दिक्कत तो नहीं, कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट गिवन दैट इज एम सी और डेल्टा टी, तब भी चलेगा, ये सभी लोगों को याद होगा आई थिंक,
क्योंकि यार चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस बोथ आर सेम। और डेल्टा क्यू का मतलब क्या? चेंज इन हीट, एक्सचेंज इन हीट, या हम हीट अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन। यस, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और ये कैसा हीट कैपेसिटी था बेटा? मास हीट कैपेसिटी। इट वाज नॉट मोलर, इट वाज नॉट मोलर, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोलर इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर? सर, आपने m मास के लिए हीट कैपेसिटी की बात ये करी थी, इसका मतलब क्या? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, ये हम लोग को आपने पढ़ाया था, सही बात। अब यहां पर जब मैं बता रहा हूं क्या मोलर मींस व्हाट, डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन लिख दूं क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ, बोलो यार मेरे साथ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ हाँ मटीरियल बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पर क्या डेफिनेशन था? सर इट इज मोलर मींस व्हाट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of, हाँ जी, 1 मोल गैस। क्यों भैया गैस? हम लोग गैस की बात करने वाले, पी और वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट, ऐसा नहीं है सॉलिड का नहीं हो सकता है, लेकिन सॉलिड के लिए हम मास कैलकुलेट करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। गैस का मास कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है क्या? नहीं। गैस का तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान है सर। 22,400, 22,400, वेरी लकी नंबर फॉर यू। केमिस्ट्री 22,400, 22.4 लीटर वॉल्यूम। गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर नहीं। अरे यार ये कैसे भूल सकते हो तुम लोग? अबे यार ml लिख दो लो। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मोल, अगर मेरे पास गैस है तो वी कैन मेजर द मास ऑफ गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। बट अगर वॉल्यूम हमारे पास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना मेरे लिए आसान है। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, कितने से भाई? बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो कैन वी राइट द फॉर्मूला हियर, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। हेलो, सो सी यहां पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अरे बोल भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर इसको मैं रिलेट करना चाहूं किसके साथ? इसके साथ। सर एन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल एम, पुट द वैल्यू हियर। सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और यहाँ कैपिटल एम आ जाएगा तो स्मॉल सी कैन बी रिटन एज एम इनटू स्मॉल सी। ये वाला सी कौन सा है बेटा? मोलर। और ये कौन सा है बेटा? मास वाला, ठीक है। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन देम। अगर कभी भी जरूरत पड़ेगा तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बता रहा हूं मैं दोस्तों में, क्लियर। तो ये क्या हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या सर? मतलब सर कि हम लोग, हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने क्या कर लिया? गैस ले लिया। सी दिस इज अ कंटेनर, आई हैव टेकन गैस हियर। ये मेरे पास क्या है? इसके अंदर गैस है, और इस गैस के बारे में बात कर रहा हूं बेसिकली, है ना। इस गैस का जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना है? एन। इसका अभी टेम्परेचर मान लो कितना है? T1। और इसका टेम्परेचर मैं कहां तक बढ़ाना चाहता हूं? T2 तक, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अगर C है तो हम कह सकते हैं कितना हीट जरूरी होगा बेटा? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। मतलब इसका उल्टा भी बोला जा सकता है, क्या सर? सर इफ वी आर प्रोवाइडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट टू दिस गैस, ओके, इतना, n is the number of mole beta. If we are providing some amount of heat, delta q amount of heat to the gas,
So how much temperature is going to raise or take change? We can say delta T by using this formula. सर आपने बताया था कि हीट, पहला पहला लेक्चर याद करो, जब थर्मल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने बोला था यार देख हीट का दो ही काम हो सकता है, तीन काम मान ले। तीन काम क्या क्या सर? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन साइज, शेप और साइज। तो चेंज इन टेम्परेचर वाली घटना जो है, तुमने कहा सर, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर वो जब एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हाउ विल यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट वेपर? समझ में आ रही बात? 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया वो कन्वर्ट? 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में। सर अब इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनाना है, 1000 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनाना है, तो यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस स्टेट। याद आ रहा है यार? नहीं याद आ रहा है? थोड़ा सा याद दिलाता हूं मैं तुम्हें। देखो कुछ याद है सर? यहां पर -20 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट था, है ना? सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से गैस। सर गैस से गैस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां से इसके बाद सर ऐसे कंडीशन में हाउ विल यू इंक्रीज द टेम्परेचर? सर ओनली वन ऑप्शन वी हैव, दैट वी कैन प्रोवाइड द हीट टू द बॉडी. Now, when you will provide heat, let's suppose you have provided this much amount of heat to the system. System means what? Gas. Then what is the amount of temperature or magnitude of temperature will be changed? You will say, sir, delta Q is equals to NC delta T, where C is called what? Sir, molar specific heat capacity. Yes or no? So this is the funda of a specific heat capacity for gases. Now, तुमने कहा सर ये जो घटना आपने घटाई अभी, उसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, वन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यस पड़ सकता है। देखो कैसे, जैसे देखो छोटी सी बात बता रहा हूं, समझना यहां पर। मैंने कहा सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान दे बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सी टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयर और आप उसे हीट दे रहे हो। मतलब क्या? आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपके पास एक क्या है? सिस्टम है। दिस इज व्हाट? गैसेस। inside the system there are lots of gases. It has some temperature, let's suppose 200 kelvin for example. You have started providing heat to this system, okay, कितना? डेल्टा क्यू। इससे का भाई देख मेरा बाईपास बहुत सही है, मतलब कि जितना एंट्री आएगा उतना मैं ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी तरफ, उतना ही मैं क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी तरफ। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर डेल्टा टी जीरो हो गया तो जरा यहां सी की वैल्यू मुझे बता, क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? इनफाइनाइट। मीन्स यू कैन नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। मीन्स व्हाट? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। अरे बोलना यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। सर तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? बोलो यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। परफेक्टली करेक्ट। हाउ? सारी हीट ट्रांसफर ना करें, सब स्टोर करें। हम हीट दे ही ना, या हाँ भाई हीट दे ही ना। सर बिना हीट दिए टेम्परेचर कैसे बढ़ा देंगे? बाय डूइंग वर्क। क्या करके? वर्क डन करके। मतलब कैसे सर? ये कुछ जादू वाला सिस्टम लग रहा है? नहीं बेटा, देखो कैसे किया। दिस इज अ पिस्टन और यहां इसके अंदर क्या है भाई? गैस मॉलिक्यूल्स है। यू आर गोइंग टू प्रेस द पिस्टन, ओके, प्रेशर बढ़ेगा, है ना? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है 1 डिग्री सेल्सियस से यार। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। Without providing any external heat, we can increase the temperature. Means what? The value of Q, how much? Zero. So the minimum value of C could be zero. So what is the range of specific heat capacity? So we can say the range of this is from zero to infinite. Yes, this is the range.
ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये सारी बातें तो अच्छी लग रही हैं अभी जो हमने सुनाई, आपने दो बातें बोली है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी यार, अभी भी बताया इनफाइनाइट, नो हीट, सॉरी, जितना भी अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे दैट ऑल विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली, मींस व्हाट, द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन यू माइट हैव सीन, कहां पर, जैसे गांव में अगर कभी जाते हो, अपने गांव पे जाओ कहीं पे, तो आपको वहां पर जाओगे तो जो घर बने होते हैं बहुत पुराने टाइप के घर, वो बड़े साइंटिफिक थे, दे माइट हैव नॉट आइडिया अबाउट दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट वो प्रैक्टिकली बहुत साउंड थे। कैसे, एक खिड़की के सामने दूसरी खिड़की होती थी बढ़िया, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता था उस पोर्शन में बीच में एयर गैप बना देते थे। कैसे, वो मिट्टी का और घास फूस का घर बनाते थे, तो क्या होता था, पहले नीचे लकड़ियां होती थी, उसके ऊपर जैसे एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए घास फूस लगा दिए, उसके ऊपर मिट्टी के पके हुए ऐसे वाले शेप में, यार तुम लोगों ने देखा होगा, पहले ईंट नहीं आता था लेकिन ऐसे आता था, टाइल्स, हाँ, तो मिट्टी की टाइल्स होती थी, उसको लगाते थे। सर ये साइंटिफिक कैसे, हाउ इट इज साइंटिफिक, लेट्स डिस्कस, वेरी स्मॉल डिस्कशन। सर दिस इज व्हाट, द हाउस, ओके, सबसे लोअर पोर्शन किसका बना है बेटा, वुडन का बना हुआ है, ठीक, यहां पर आपने क्या कर दिया, घास फूस लगा दिया, बढ़िया, छप्पर जिसे कहते हैं देखा तो आएंगे कि नहीं, and after this you have set the tiles of clay. Other important point is, sir, I am going to draw it 3D. यहां पर आपने लगा दिया क्या, खिड़की, और यहां पर भी आपने लगा दिया क्या, खिड़की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड हीट, सर सन, डेल्टा क्यू is going to provided by sun, but what we have, air is the bad conductor of heat, means what, this bad conduction of heat is done by this घास फूस, है ना, और ये जो बैड कंडक्शन है ये कैसा वॉल क्रिएट कर रहा है बेटा, इट इज नॉट अलाउइंग द हीट टू कम इनसाइड, एडियाबेटिक, दिस इज प्रोवाइडिंग द एडियाबेटिक वॉल, दिस इज एडियाबेटिक वॉल, है ना, बट स्टिल समहाउ थोड़ा बहुत हीट का कंडक्शन मान लो साइड से हो भी जा रहा है, बट व्हाट दे हैव, सर एयर वेंटिलेशन, so whatever the extra amount of heat is getting inside, that is transferred from the others, so the temperature of, then temperature inside home, that is going to be constant. Are you getting this? तो कुछ इस तरीके से पहले का काम हुआ करता था, तो हमने क्या बताया यार, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी यार, इनफाइनाइट, है ना, और जीरो कब होगी, जब बिना हीट दिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब आपने वर्क डन कर लिया। दो केसेस समझ में आया ना, वी हैव व्हाट, वी हैव सीपी एंड सीवी। सर ये क्या है, सर सीपी और सीवी को स्पेशल नाम दिया गया, इसको क्या बोला गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको क्या बोला गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, इसी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। सर अगर सिस्टम ऐसा हो, देखिए प्रेशर क्या हो बेटा, कांस्टेंट, मतलब बाहर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो व्हाट एवर द प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, okay, at some temperature the gas molecule inside, they have also maintained the same pressure, mean the system is in equilibrium mechanically, okay, but when you will provide heat to the system, system को आप heat दोगे तो वो heat क्या करेगा, extra pressure बढ़ाएगा, and that extra pressure will leads to movement in the piston, ये piston over की तरफ मूव करेगा, तो ये जो मोशन हो रहा है वो किस पर हो रहा है,
under the constant pressure means total pressure from outside is going to be constant. ऐसे कंडीशन में इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर जो बढ़ा डेल्टा टी से, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। बोले यार, ये बात समझ में आया? ऐसे ही कंडीशन यहां पर हो जाए क्या कि सर वी हैव द सेम सिस्टम बट अगेन दिस सिस्टम इज गोइंग दिस सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सर कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, बताइए भाई। फेविक्विक लगा के, याद है, यहां पर और यहां पर। मतलब क्या, मेरे कहने, यार तुम असली में लिटरल मीनिंग में मत जाना यार कि फेविक्विक लगा के हम रोकते हैं। बाई एनी प्रोसेस, by any process, if you are going to fix the piston, so now piston cannot move। मतलब सर, मतलब ये कि आप घर में, आपके पास प्रेशर कुकर सभी के घर में होगा, और उसके जो उसका ये जो प्रेशर कुकर का जो, हाँ, ये वाला पोर्शन होता है, यहां से गैस क्या होता है, मैं इसका वर्टिकल डायग्राम बना रहा हूं, अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर एक लिड लगी होती है कि इन केस ये इसकी जो विसल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसमें कुछ चला जाए, फिक्स हो जाए वो, और पूरी तरीके से जैम हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में भी ये लिड जो होगा, जब एक्सट्रीम केस होता है, तो ये यहां से रबर का होता है, वो निकल जाए और एयर जो अंदर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो सके, बहुत एक्सट्रीम केस में, मतलब कुकर कभी फटे नहीं। लेकिन तुमने क्या किया, तुम ठहरे सीवी के समर्थक, तुमने क्या कर दिया इसको, सर ये जाम हो ना हो मैं जरूर कर दूंगा। मैंने अंदर से इसको, हाँ, इतना जाम कर दिया कि गायब हो गई, कंप्लीटली जाम। आपने फिक्स कर दिया अंदर से, अब इसको लगा दिया कुकर पे और गैस ऑन कर दिया। आपने गैस ऑन कर दिया, अंदर वाटर रखा हुआ था, है ना, ये बिल्कुल वैसे खोलेगा जैसे तुम्हारी मम्मी का खून खोलेगा ये जानने के बाद, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंप्लीटली फिक्स्ड। बेटा तुम ऐसा करके तो नहीं है। समझ रहे हैं? तो भैया कहानी क्या होगी, चाहे ये कहानी ले लो या फिर ये कहानी ले लो, मतलब हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, फिक्स। इसके अंदर जो भी गैस होगा इट कैन नॉट एक्सपेंड, और एक्सपेंड नहीं करेगा तो वॉल्यूम जितना है उतना ही रह जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप इसको हीट दोगे, है ना, इसके अंदर गैस है, तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, एन सी वी डेल्टा, दैट इज इट। समझ आ गई बात? तो ये दो कंडीशन होगा क्या, सीपी और सीवी के। तो इसका भी फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। देखो आई विल रिलेट दिस, ऑल दीज थिंग्स आई विल रिलेट विद, हाँ, इसको मैं रिलेट करूंगा कहां पर, अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, देन आई विल रिलेट, है ना। ये दो बातें समझ में, अब मैंने कहा दो चीजें रटनी थी, याद करो। रटने के लिए मैंने क्या बताया है, देखो, अभी तक कुछ नहीं बताया, अब देखो, Cp is equals to और Cv is equals to Fr by 2. So what is this? The value of Cv is equals to F times, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम by 2 times of R, और Cp उससे एक ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि सर Cp माइनस Cv is equals to R होता है, मेयर फॉर्मूला, ठीक है। Cp minus Cv is equals to क्या होगा, R. F is what, degree of freedom. So according to the degree of freedom, the value of Cv is going to change. Okay, और Cp की वैल्यू इससे एक ज्यादा हो जाएगी यहां से, तो क्या बोल सकते हो सर, 1 प्लस एफ बाई 2R। तो ये दो चीजें क्या याद रख सकते हो यार आप लोग, बोलो, ठीक है। दो बातें क्या बोला मैंने, सर Cv in terms of F degree of freedom and R is Fr by 2। मतलब सर अगर आपके पास Cv है किसके लिए, मोनो के लिए, तो Cv फॉर मोनो 3R by 2, डाया
5r/2 पॉली या ट्राया 6r/2 यानी कि 3r। अरे बोल लो भाई। उसी तरीके से सीपी की बात बता दे यार, सब में एक ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा 5r/2, सीपी फॉर डाई 7r/2 और सीपी फॉर मल्टी 4r/2, सॉरी 4r मतलब 8r/2 नहीं, 8r/2 का मतलब 4r होता है। समझ में आ गई? तो दिस इज व्हाट सीपी एंड सीवी हैज द वैल्यूज गिवन। और किसके टर्म्स में दे दी मैंने? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर व्हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एनर्जी with the help of degree of freedom. One degree of freedom has the energy associated, that is 1/2 kBT. One degree of freedom के पास एनर्जी कितनी है? 3/2 kBT। वैसे ही आप यहां पर क्या बोल सकते हो? CV is equals to sir F times of R/2। sir one degree of freedom has how much CV? R/2। देखिए R/2 है ना, यहां पर क्या हो गया? R/2। और एक्चुअली ये फॉर्मूला आता भी वहीं से है। कहां से? दैट काइनेटिक एनर्जी। याद करो सर, हाफ आर टी, जानते हो इसे क्या कहते हैं हम लोग? सर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना, फॉर वन मोल ऑफ गैस, ठीक है, विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या मैं इसको FRT/2 बोल सकता हूं फॉर 1 मोल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? ओके सर, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। ओके, आपने क्या किया? केटी, केटी की बात करी है ना, तो इसी को तो इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, FRT/2। सर मैं अगर इसको du/dt कर दूं FR/2 और ये क्या हो गया? गया, क्योंकि dt/dt क्या हो जाएगा? 1। सर du/dt अभी अभी कुछ बताया था आपने, इसको क्या बोला? du बोल दिया मैं थोड़ी देर के लिए, अगर डिवाइडेड बाई dt कर दिया, n की वैल्यू 1 मोल कर दिया, क्या आ गया यार? Cp की वैल्यू क्या आ गई? FR/2, या Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी? FR/2। समझाऊंगा कैसे आता है, बट रिमेंबर दिस फैक्ट फॉर टाइमिंग। अरे बोल दो, बात समझ में आ रही है? समझाऊंगा हर एक प्रोसेस से समझाऊंगा। हाँ यही तो फंडा है यार। अभी मैं जब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कंडीशन पढ़ाऊंगा ना, देन यू विल सी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद इस पर हम वापस आएंगे, क्लियर होगी बात। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया यार, एक शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। क्या फर्स्ट हमने पढ़ा? क्या अबे ऐसे क्या देखेंगे? We have done with system, thermal equilibrium, zeroth law, Cp and Cv. Now we have to discuss about the internal energy, work done and heat and sign convention of all these. Okay, we'll discuss about this, then processes, और ये डिस्कस हमें करना होगा, है ना? 4:30। अच्छा मेरे पास है, कितने बजे तक होगा? 6:10 तक मेरी क्लास है ना, बढ़िया। हाँ मतलब है टाइम मेरे पास। तो यार देखो, अब जिंदगी में तुम्हारे क्या बचा है? काम की बातें। सब बेसिक बेसिक चीजें आपने समझ ली, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। नाउ जब भी मैं सिस्टम बोलूंगा तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज आनी चाहिए, वो क्या? सर बहुत गंदा बनेगा यार इससे। देखो थोड़ी देर के लिए यार इसको भूल जाना, ठीक है? सिस्टम का मतलब क्या है? इतनी बात, ये क्यों इतना गंदगी मचा रहा हूँ? जब भी मैं सिस्टम की बात करूंगा तो भाई साहब आपके दिमाग में बस ये चीज चलना चाहिए कि एक हमारे पास कंटेनर है एंड एक पिस्टन है और उसके अंदर गैस फिल्ड है, एंड बी वेरी लिबरल विद द वॉल्स। सर लिबरल का मतलब ये कुछ भी हो सकता है ना? ये हो सकता है कि एडियाबेटिक हो सकता है डायथर्मिक। बट आपके सामने अगर सिस्टम आए तो इसका मतलब क्या हो गया? सर देयर इज अ मूवेबल पिस्टन
मीन्स दिस इज व्हाट मूवेबल, ये मूव कर सकता है और फिक्स भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। ये एडियाबेटिक और डायाथर्मिक भी हो सकता है अगर मैं चाहूं, है ना। पर जनरली क्या होता है, ये डायाथर्मिक एडियाबेटिक होता है। जनरली वॉल्स क्या होते हैं, ये और ये वाले वॉल्स क्या होते हैं, एडियाबेटिक, और ये वाला वॉल क्या होता है, डायाथर्मिक होता है। ठीक है भाई, तो ये दो तीन बातों को ध्यान में रखना। लेकिन सिस्टम अगर हमारे सामने आता तो सिस्टम का सीधा सा मतलब यही हुआ। ठीक ना, इस सिस्टम से रिलेटेड मुझे तीन बातें पढ़नी है। क्या क्या सर? पहला, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरा, सर व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। और तीसरा, सर हीट, दो चीजें, गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का किसका होगा बेटा, ऑफ द सिस्टम। ठीक, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें? पहला, आपको इनके फॉर्मूले को समझना होगा अगर कोई है तो। दूसरा, इनका साइन कन्वेंशन समझना होगा। तीसरा, वेदर दे आर स्टेट वेरिएबल और नॉट, वेदर दे आर स्टेट वेरिएबल और नॉट। ये तीन बातें आपको समझना है। फटाफट देखते हैं, 2 मिनट लगेगा। सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम आते हैं बाद में, बस पहले साइन कन्वेंशन बता दो। सर फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। इन शॉर्ट, सर इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट वी नो। इंटरनल एनर्जी अगर मैं बोलूं क्या सर, डेल्टा यू। ठीक है, और मैं बोलूं क्या सर, एन एफ आर टी बाई 2। क्या तुम इस बात को डाइजेस्ट कर पाओगे? हाँ जी, नहीं? कर लो यार डाइजेस्ट। सर इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोल नहीं है मॉलिक्यूल, है ना, इज हाफ केबीटी। सर ये भी डाइजेस्ट हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर एफ टाइम्स ऑफ हाफ केबी। सर फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 मोल। सर मोल अगर 1 हो गया तो क्या हो गया बेटा, केबी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोल रहा यार, आरटी। सर ये तो डाइजेस्ट हो रहा है, बढ़िया, ले आओ। अब देख यार, मैंने कहा 1 मोल के लिए कहानी ऐसी है, तो फॉर N मोल, N मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, NF हाफ RT। चलेगा यार ये बात बता के? अब हो पाया डाइजेस्ट है? और ये बात मैंने कब बताई? द फर्स्ट स्लाइड, कल भी बताया था ये बात। क्या बताया मैंने बेटा? सर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच, 1/2 kBT। एक के लिए अगर इसको 1 मोल के लिए किया जाए तो RT हो जाएगा, F के लिए किया जाए तो F से मल्टीप्लाई हो जाएगा, N मोल के लिए किया जाए तो N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this is the case. What the internal energy of any system having n number of mole having F degree of freedom is what? N into F times of half kBT और half RT। अरे बोलो भाई, तो ये बात तो समझ में आ गई, इंटरनल एनर्जी। अच्छा जी, साथ ही साथ आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी यार, कि इंटरनल एनर्जी
किस पर डिपेंड कर रही है? इन जनरल अगर देखा जाए, कहां हम लोग थे यार? हाँ, हम लोग यहां पर थे ना? हाँ सर, यहां पर मैंने डेल्टा यू लगाया, डेल्टा यू हटा देता हूं। एट एनी टेम्परेचर, ये हो गया। और अगर मैं डेल्टा यू लगाऊंगा यहां पर, तो ये क्या हो जाना चाहिए बेटा? इन केस ये डेल्टा लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा। क्यों भाई, समझ में आ रही बात ना? मतलब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर यू विल गेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस। मतलब मेरे पास यहां पर गैस रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर क्या है, मान लो 200 केल्विन है इस समय, तो इसका इंटरनल एनर्जी कुछ होगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं, 400 केल्विन कर दूं, तो सर इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा ना? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। देखिए यहां पर, है ना? तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पर कर रही है? टेम्परेचर पर। और किस पर डिपेंड करेगी हमेशा? टेम्परेचर पर। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इंटरनल एनर्जी, स्मॉलर टेम्परेचर स्मॉलर इंटरनल एनर्जी। मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? अरे बोलो ना यार, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इफ वी रिड्यूस द टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी विल रिड्यूस, है ना? इसका मतलब मैं अगर चेंज के बारे में पूछूं कि सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, विल बी नेगेटिव व्हेन? सर पॉजिटिव कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डिक्रीज कब होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मींस कभी भी पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया। नेगेटिव चेंज का मतलब समझ में आ गया। हाउ विल यू टेक द साइन कन्वेंशन, इज इट ओके? अरे ना, समझ आई बात? दूसरी बात सर, वर्क डन। Work done by the system is always positive. Work done on the system is always negative. Sir, why it is positive and negative? मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए। सर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन। जब भी एक्सपेंशन होगा, जनरली क्या होता है, गैस का जो नेचर है वो क्या है? एक्सपैंड करने का। सिंपल, गैस का नेचर क्या है? एक्सपैंड करने का। सो इफ इट इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, इट इज पॉजिटिव, है ना? बट व्हाट इफ you want to reduce the volume और compress the gas, है ना? मैं एकदम ऐसे रहने वाला इंसान हूं, ठीक है, ऐसे ही रहूंगा। कैसी फीलिंग? पॉजिटिव यार, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना? कैसी फीलिंग आएगी? पॉजिटिव। मैं ऐसे रहता हूं, कोई आया दो थप्पड़ मारा, ऐसे रहने बेटा तू, हाउ इज द फीलिंग नाउ? नेगेटिव। सर व्हेन देयर इज एन एक्सपेंशन, पॉजिटिव। व्हेन देयर इज अ compression, दैट इज नेगेटिव। मैं और थोड़ा आराम से समझाऊंगा यार, एग्जाम में आता है ये ना लिख देना, ठीक है सर? दिस इज व्हाट कंप्रेशन एक्सपेंशन। हाँ, देखो कैसे, अब इसको समझता है। सर आपने क्या करा कि इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ाया, हीट दिया इसको थोड़ा सा, तो इसने क्या किया, इस पर फोर्स लगाना शुरू किया। ओके, वेल दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय whom? Applied by the gas molecule, applied by the gas molecule. So who is going to do work? Gas means system. So work done by means what? Expansion positive. Okay, तो सर ये F है, ध्यान से देखना। F की वैल्यू क्या होगी? सर P into A होगा। That is a different topic altogether. फोर्स कितना लगा? F is equals to PA। A क्या है? A is the area of piston। A is area of piston। सर इसकी वजह से पिस्टन खिसक गया थोड़ा सा ऊपर। कितना? सर dx। कितना किसका भाई? dx। सर वी नो दैट द वर्क डन हैज अ फार्मूला f डॉट dx का इंटीग्रेशन। क्या हमें हम सभी लोगों को ये बात पता है ना यार? f डॉट dx कर दिया, x इनिशियल से x फाइनल, तो यू विल से सर दिस इज द टोटल वर्क डन। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f। सर p into a into dx। Sir, A is the area of this or dx is the height. Area into height is called what? The total increase in volume. So can we say, sir, integration of P into dV from V initial to V
फाइनल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन जनरल। समझ आ रही बात? और फोर्स किधर लगा बेटा? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर की तरफ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस? एक्सपेंशन और कंप्रेशन? एक्सपेंशन। ड्यूरिंग एक्सपेंशन द वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम। लेकिन इसका उल्टा सोचो कि अगर आपने बाहर से कंप्रेशन फोर्स लगाया तो सोच, डिस्प्लेसमेंट किधर? डाउनवर्ड। और गैस किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ। वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो वर्क डन किस पर हो रहा है बेटा? गैस पर। कौन कर रहा है? कोई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन ऑन द गैस इज व्हाट? वर्क डन ऑन सिस्टम इज व्हाट? नेगेटिव। क्योंकि गैस तो बेटा बेचारा पुल करने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, बट स्टिल द डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज दिस ओके? Clear? Now, one more important point, that is, sir, heat. If you will provide the heat to the system, that is how, what? Positive or negative? Positive. If you will take heat from the system, negative. जरा इनमें बताओ कोई अननेचुरल बात करी गई है? इट इज वेरी नेचुरल, है ना? सो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। उधार कैसा लिया जाता है बेटा? नेगेटिव। और दिया जाता है तो फीलिंग हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है? हाँ जी। नहीं, दैट इज द आइडियल गैस, इसीलिए आइडियल केस, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इंफिनिटी। और वहां देखा हो मैंने केवल लेस देन का साइन लगाया है, इक्वल टू का नहीं लगाया है। इक्वल टू का मतलब क्या? अचीवेबल। लेस देन का मतलब नॉट अचीवेबल। सी, कुछ चीजें हम अपने उसमें लिख लेते हैं, हम खुद समझ के रह जाते हैं, तुम्हें नहीं समझाते हैं। मैं जानता हूं कि तू समझ में आ रहा हो। लेस देन का साइन का मतलब क्या? C cannot be equal to infinity. C can be tends to infinity, है ना? हम्म? हाँ, तो बोलो यार, ये बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? वर्कडन का फॉर्मूला समझ में आया? वर्कडन पे थोड़ा सा और मैं बात करना चाहूंगा यार, थोड़ी सी बात करूंगा वर्कडन पे। क्या सर, वर्कडन के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सर। एफ डॉट डी एक्स जो मैंने बचपन में पढ़ा था उसी से मुझे मिलवा दिया दोबारा। लेकिन अब ये क्या बन गया बेटा? पी डीवी। इफ पी इज कांस्टेंट, अगर पी कैसे कर दिया जाए बेटा? कांस्टेंट, तो भाई साहब पी साहब बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी फ्रॉम v1 टू v2, तो p इंटू v2 माइनस v1। दिस फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। यस और नो? सर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ऐसा आप कर सकते हो। बढ़िया। सर एक चीज और आपने बताई थी, इफ देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वी नो दैट द वर्क डन कैन बी फाइंड आउट फाइंडिंग एरिया ऑफ fx कर्व। यहां पर क्या कर सकते हैं सर? वर्क डन कैन बी फाइंड आउट by finding area under PV curve। अरे बोलो भैया, समझ में आ रही बात? सर एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। बोलो, एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। मतलब सर अगर मैं यहां पर, मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, जरा देखिए, दिस इज व्हाट वॉल्यूम, दिस इज व्हाट प्रेशर, और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी corresponding to this we have volume v1, corresponding to this we have volume v2, the pressure is something here p1, और ये प्रेशर क्या हो गया बेटा? मान लो। So what is the work done in this process from A to B? You will say, sir, curve, graph under this curve, this whole graph, this area is nothing but the work done. Work done कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? क्यों? कहाँ कंप्रेशन हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रही है? ध्यान से देखो भैया, वॉल्यूम पहले कितना था, अब कितना हो गया? कैसा इंक्रीमेंट? पॉजिटिव नेगेटिव? सिंपल है ना यार, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना,
वॉगडन कैसा, समझ आ रही बात? तो कृपया कर्व को ना देखें, मैं कर्व को देखें लेकिन कर्व पर ही ना टिक जाए, आप वॉल्यूम एक्सिस को देखें. इज देयर एनी एक्सपेंशन? यस, द एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, हेंस वी कैन से द वर्क डन इज पॉजिटिव. बोले यार थोड़ी बात और कर ले. चुप रहा. अब तो यार मतलब ये वही लोग हैं. नहीं सर आप पढ़ाई करें. चलो अच्छा. Now let me know the sign of work done. नेगेटिव. तो v कहाँ है भाई? यहां पर है. पहले वॉल्यूम ज्यादा, अब वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? कम, है ना? सर वर्क डन कौन सा होगा, जरा मुझे बताएंगे. वर्क डन सर देखो ये वाला जो एरिया है ये होगा, या फिर सर कलर चेंज कर दो यार, मेरे पास तो बहुत सारे कलर हैं. या फिर ये एरिया जो होगा वो वर्क डन होगा, व्हाइट और येलो. कौन सा वर्क डन होगा, व्हाइट या येलो? ओके, दोनों का इंटरसेक्शन. यस, अगर कुछ ना हो तो यही सही. इसीलिए देखो मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ यार, यहाँ पर एग्जांपल मैंने क्यों दिया, बिकॉज तुमने ये लिखा हुआ ध्यान से नहीं पढ़ा. मुझे पता था मुझे वापस आना पड़ेगा, अब ध्यान से पढ़ो फिर से. एरिया अंडर पी वी कर्व. हु इज वेरिएबल? वी विद वॉल्यूम एक्सेस. ठीक है, मैं लिखना नहीं चाहूंगा क्योंकि बार बार नहीं लिख सकता यार मैं. विद वॉल्यूम एक्सेस ये लिखा है, इसका मतलब ही है क्या पीवी कर्व का मतलब कि पीवी ग्राफ का वॉल्यूम के साथ जो एरिया होगा. अरे यार बोल समझ में आई बात? तो अब मुझे आंसर बताएगा सही सही. कहां गए अब बताओ. येलो. इज दैट क्लियर? समझ आई बात? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सर मैं ए से कहा गया बी और बी से कहा आया सी. दिस इज द होल प्रोसेस. हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर? टू. क्या काम हुआ? दो काम हुआ. ए से कहां पहुंचे? बी पर, और बी से कहां पहुंचे? सी पर. सर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और वर्क डन फ्रॉम बी टू सी निकाल के अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा भाई. तुम लोग बोलते नहीं यार, मिलेगा नहीं मिलेगा? और अलजेब्रिक जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा. कैसा करना पड़ेगा बेटा? वेक्टर सम, है ना. डब्ल्यू नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी. पानी बचा है सर? कितने में मैं डूब के मरूंगा बता रहा हूं मैं. कैसी क्वांटिटी है वर्क डन? अब मैं तुम्हें मारूंगा. वर्क डन कैसी क्वांटिटी है भाई? वर्क डन कैसी क्वांटिटी? ले हम बोलेंगे नहीं सर. सर वर्क डन कैसी क्वांटिटी? स्केलर. एफ डॉट एक्स पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट. सर इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो कैसी क्वांटिटी? तो सर स्केलर का नेट निकालने के लिए वेक्टर सम करेंगे. मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था बेटा, यही तो मैं बता रहा था. अगर मैं ही मुझे ही करना होता तो मैं क्यों तुम्हें रुकता. तो भैया ये जो चीज आपने लिखी है कृपया इन चीजों पर फोकस किया करिए. दिस इज इनकरेक्ट, नॉट वेक्टर सम. कभी भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी का नेट निकालने के लिए अलजेब्रिक सम करते हैं तो भैया नेट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू. हाँ यार सिंपल. अरे वो सब तो बात की बातें आ जाएंगी. जो क्लियर नाउ, व्हाट इज द नेट वर्क डन, हाउ विल वी कैलकुलेट? सी सर यहां पर
देखिए this yellow color area, this area is work done AB. बोलो, this work done AB must be positive. Expansion हो रहा है यार. But in case of from B to C, sir, this area only. So W from B to C is how much? Negative, sir. Okay. So this work done is negative. So what is the total work done? तो इस पॉजिटिव में से ये घट जाएगा. ऑब्वियसली मान लो आया क्या प्लस 100 जूल आता है और ये कितना आता है -20 जूल. तो व्हाट इज द नेट वर्क डन इन दिस केस? सर प्लस 100 माइनस 20 दैट इज 80 जूल. सर यहां पर ये बचा हुआ एरिया की बात तो नहीं कर रहे हैं. यस, दिस रिमेनिंग एरिया. क्योंकि टोटल एरिया में से अगर इतना एरिया माइनस कर दोगे बेटा तो बचेगा क्या? यही तो. तो नेट वर्क डन क्या हो गया? रिमेनिंग एरिया. क्लियर होगी बात? तो ये सब क्या होता है? वर्क डन निकालने का प्रोसेस है. कंप्रेशन या एक्सपेंशन? कंप्रेशन कैसा? सबको समझ आ गया? हाँ. तो यार देखो हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली. अब इससे हम कंक्लूड करेंगे. अगली क्लास में प्रोसेस पढ़ाएंगे और सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो देखो सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, सीपी एंड सीवी. सीपी और सीवी. सीपी की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा मुझे एफ के टर्म्स में? तुम बताओ. एफ आर बाई 2. और सी वी की वैल्यू क्या होगी? है क्या कहते हैं 1 प्लस एफ बाई 2 आर. सीपी की वैल्यू होती है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी बाई 1. और सीवी कितना होगा? एफ आर बाई 2. समझ आ रही बात? तो इस चीज को याद रखने की जरूरत है. सीपी सीवी पढ़ लिया. इंटरनल एनर्जी बताओ. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज. वर्क डन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम, work done on the system. During work done on the system, is it compression or expansion? Compression. Work done on the system, work done on the system is compression. Work done by the system, expansion. That is why it is positive and negative. Okay. That is heat given to the system. Heat given to the system, positive. Heat taken from the system, negative. अरे यार बात समझ में आ गई. वर्क डन का फॉर्मूला क्या? इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी. इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी है ना, पी डीवी. और एरिया अंडर पीवी कर्व. दो बातें हम लोगों ने सीखी. बस इतना ही. अगली क्लास में यही जो चीजें तुमने सीखी है सर, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, इन्हीं को अप्लाई कराऊंगा कहां पर? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये कहता है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. हाँ तो अब ये नहीं बोलेंगे. द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम, जितना हीट मैं सिस्टम को दूंगा उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं. क्या? ईदर इट कैन डू सम वर्क और इट कैन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से सॉरी काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी. मतलब ये बेटा कि आपके पास ये सिस्टम है. इस सिस्टम को आप हीट दोगे तो हीट देने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है सर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या चेंज होगा? डेल्टा डब्ल्यू लिख लेता. ये क्या है? इंटरनल एनर्जी. किसकी वजह से चेंज होगा? ये टेम्परेचर की वजह से. वर्क डन कौन करेगा? प्रेशर. तो सर ये जो हीट आपने दिया, मान लो आपने 100% हीट दिया, 50-50 कन्वर्ट हो गया. 100% हीट दिया, 0 और 100 हो सकता है, 100 और 0 हो सकता है. मतलब क्या? ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. Whatever the amount of heat is given when there is no loss to the surrounding. So whatever the heat is given, that will be utilized as to change the internal energy or to do some work. समझ आ गई बात? This is called first law of thermodynamics. We'll apply this law tomorrow and the timing will be sent in your group. Okay? See you next class. PDF अभी भेज देता हूँ मैं.
हाँ दोनों भेज दे रहा हूँ बेटा।